सभी प्यारे प्रशिक्षकों को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टेस्टफ्री क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएलएड अर्थात बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के प्रीवियस ईयर 2019 के प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम 2017 के प्रश्न पत्र को हल करा दिए हैं। आज 2019 के प्रश्न पत्र को सॉल्व कराएंगे। और आप अगर 2017 के प्रश्न पत्र नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, जहां पे डीएलएड सीरीज फर्स्ट सेमेस्टर का गणित सॉल्व कराया गया है, उसी प्लेलिस्ट में इसको भी ऐड किया गया है। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसके बाद 2017 के बाद 2019 का हल करा दिया जा रहा है। इसके बाद आगे जो प्रीवियस ईयर का पेपर होगा उसको हल करा दिया जाएगा। और सारे प्रश्न पत्र यानी आप सभी प्यारे प्रशिक्षुओं के लिए मैं सारे प्रश्न पत्र हल कराऊंगा। वो चाहे आपका मैथ हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे बाल विकास हो, हिंदी हो, सारे प्रश्न पत्र को हल हल कराया जाएगा। और उनके बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्न पत्रों को भी करा दिया जाएगा। ठीक है, बस आप कमेंट करिए आपको आवश्यकता क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं 2019 के प्रश्न पत्र को। पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से नौ का अपवर्त्य है। देखिए, नौ का अपवर्त्य पूछ रहा है। अपवर्त्य का मतलब होता है, जान लीजिए, अपवर्त्य का मीन्स क्या होता है। अपवर्त्य का मीन्स होता है गुणज। क्या होता है? गुणज होता है। गुणज का मतलब, जैसे ये नौ का अपवर्त्य पूछ रहा है तो नौ का गुणज, नौ का एक में गुणा करेंगे तो नौ एक का नौ होगा। नौ का जब दो में गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है? नौ दूनी 18 हो जाता है। फिर जब हम नौ का तीन में मल्टीप्लाई कराते हैं तो नौ त्रिके 27 हो जाता है। फिर जब हम नौ का चार में मल्टीप्लाई कराते हैं, नौ चौके 36 हो जाता है। इसी तरीके से नौ पचे 45 हो जाता है। इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो नौ, निम्नलिखित में से नौ का अपवर्त पूछ रहा है। एक नहीं, 9 11 ये कतई नहीं होगा। फिर दूसरा है 9, 9 एक का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौका 36, इसी तरीके से चलता रहेगा। यानी सूरज के फॉर्म में है। ऑप्शन हमारा ब ही सही है। इसको भी चेक कर लीजिए। 3 6 9 ये भी नहीं होगा। 18 21 25 30 ये भी नहीं होगा। तो निम्नलिखित में से नौ का जो अपवर्त है वो होगा 9 18 27 और 36। ऑप्शन ब सही है। चलिए, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। ये लगभग लगभग हर बार पूछा जाता है। कोई भी संख्या अभाज्य संख्या पूछेगा, चाहे वो किसी भी संख्या के बीच में पूछ ले। अब जैसे इसमें 30 से 40 के बीच पूछा है, और इसके पहले 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या पूछा गया था। जो हम 2018 का प्रश्न पत्र सॉल्व कराए थे, वहां पे 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या को पूछा था। यहाँ पे 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या को पूछा है। तो 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या का जो पूछा है, तो 30 और 40 के बीच में क्या होगा? कौन कौन होगा? 31 33। 33 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम अभाज्य संख्या को बताए थे कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके मैक्सिमम दो गुणनखंड हो। अर्थात या तो वो स्वयं से कटता हो या फिर एक से कटता हो। जैसे अगर हम बात कर ले 31 की, तो 31 ये एक से कटेगा और कितने से कटेगा? 31 खुद अपनी संख्या से कटेगा। तो ये तो अभाज्य संख्या है। लेकिन 33 33 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, एक से तो कटेगा ही कटेगा, और स्वयं अपनी वाली संख्या से भी कट जाएगा। यानी एक दो तीन चार गुणनखंड हो गए। जबकि हमने बताया है कि अभाज्य संख्या केवल दो गुणनखंड होने चाहिए। एक तो वो एक से कटे और एक दूसरी वो स्वयं की संख्या से कट जाए। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। फिर 33, फिर इसमें 33 आ गया। 33 देख रहे हैं कितनी संख्या से कट रहा है? चार संख्याओं से। तो ये भी नहीं होगा। फिर 31 और 37। अगर 31 और 37 की बात कर ले, और एक ऑप्शन ये भी है 31 और 39। थोड़ा सा हम 39 को चेक कर लेते हैं। देखिए, ये कितने से कटेगा? 3 से कटेगा। एक और कितने से कटेगा? 13 से कटेगा। और पहले एक से ही कट जाएगा, और उसके बाद 39 से। यानी ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसके चार गुणनखंड हो जा रहे हैं। तो हमारा बचा क्या? 31 और 37 यही बचा है। यही ऑप्शन सही होगा। 37 भी एक से कटेगा और स्वयं 37 से ही कटेगा।
और किसी संख्या से नहीं कर सकता। चलिए, 3 नंबर प्रश्न करा है, तीन संख्याएं दे रखी हैं, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक मस 12 है तो ये संख्याएं क्या होंगी? तो देखिए, तीन संख्याएं दी है, तो मान लीजिए पहली संख्या x, दूसरी संख्या 2x और तीसरी संख्या 3x, और इन संख्याओं का मस कितना दिया है? 12 दिया है। चलिए आइए दिखा देते हैं आपको। तो हम पहले संख्या निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेंगे? संख्या निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए, संख्या दे रखा है, तीन संख्याएं दी हैं, संख्याएं दे रखी हैं, 1 अनुपात 2 अनुपात 3। इसमें डाल लीजिए प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न 3 है। अगर संख्याएं दी हुई है तो हम इसको मान लेते हैं, जो अनुपात में दी है तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर क्या? यक्स। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और तीसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? बराबर 3x। ठीक, तीसरी संख्या क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ओ सॉरी, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या बराबर 3x हो गया। ठीक है, जब तीसरी संख्या 3x दिया और इन सबका मस कितना दे रखा है? मस बराबर दिया है 12। जब मस बराबर दिया है तो हम पहले संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ रखते हैं, यह पहली संख्या को 12 रख देते हैं, क्या हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। इसके बाद दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 2 × 12 बराबर कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। और ये कितनी हो गई? 12 ही रहेगी। और ये हो जाएगा 3 × 12, 12 × 3 = 36 हो गई। ठीक है, ये हो गई। तो 12, 24 और 36 आंसर यही होगा। और अगर आप इन्हीं संख्या का, अगर आपको उत्तर की जांच करनी है, तो इन्हीं संख्या का आप म से निकालेंगे तो देखिए 12 आएगा। 12 कर लिए, 2 दूनी 4 तिहाई 12 हो गया। 24 का 8 × 3 = 24, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24, 12 तिहाई 36, यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36। अब जब हम इसका म सा ले लेंगे तो म सा इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये म सम वही होता है जो उभयनिष्ठ होता है, 2 × 2 × ये 3 3 3 मिल रहा है, तो कितना हो गया? 3 हो गया। तो इन संख्याओं का जो म सा आया वो कितना आ गया? 12 आ गया। तो वही चीज है, इसका आंसर कितना होगा? तो पूछ रहा था, तो संख्याएं कितनी है? तो संख्याएं बराबर आप लिख लेंगे, संख्याएं बराबर कितनी हो जाएंगी? 12, 24 और 36। ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सही है 12, 24, 36, ऑप्शन ब सही है। ठीक, ये किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? तो भाई कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 बच्चे थे, 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हो गए, तो 30 बच्चों का हम 80% निकाल लेंगे, उतने ही बच्चे हमारे उत्तीर्ण हो गए, बाकी सब फेल हो गए। तो निकाल दी, 0 से 0 कैंसिल, ये वाले से ये वाला आ गया, 8 त्रिक 24, यानी 24 बच्चे क्या हो गए? 24 बच्चे उत्तीर्ण है। क्या है? उत्तीर्ण हो गए। तो ऑप्शन अ सही है। कुछ भी नहीं करना था, टोटल बच्चे 30 थे, 30 का 80% निकाल देंगे, उतने ही बच्चे उत्तीर्ण हुए। अगला प्रश्न कह रहा है, 18% का भिन्न रूप बताइए। 18% का भिन्न रूप, 18% का अगर भिन्न रूप निकालना है तो क्या करेंगे? परसेंट हटाइए, नीचे 100 लगाइए, 18/100 काट दीजिए, 2×9 = 18 और 2×50 = 100। आया कितना? 9/50। क्या ये मिल रहा है? 9/50? हाँ, ऑप्शन द में मिल रहा है, 9/50। चल,
करा 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो यहाँ आप प्रश्न डालिएगा। प्रश्न 6, करा 3 अंकों की छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो यहाँ लिख दीजिएगा 3 अंकों की छोटी प्राकृतिक संख्या। 3 अंकों की छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का प्रश्न है, एक लाइन में आप इसको लिख देंगे। अगला, 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो 7वां नंबर यहां से लिख लीजिए। प्रश्न 7। प्रश्न 7, 35 सेंटीमीटर व्यास वाले, व्यास कितना दे रखा है? व्यास दे रखा है 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे व्यास बराबर कितना दिया है? व्यास बराबर 35 सेंटीमीटर। तो क्या निकालेंगे? त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाता है व्यास का? त्रिज्या बराबर व्यास का आधा, यानी 35 के बटा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक। तो पूछ क्या रहा है? वृत्त का परिमाप, यानी वृत्त की परिधि पूछ रहा है। तो लिख लेंगे वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 लिख लीजिएगा, और इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 35 के बटा 2 है। तो कितना हो जाएगा? 7×5 = 35, 7×5 = 35 हो गया। 5 और 2 से काट देंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा? 22 × 5, 22×5 = 110। 110 क्या? सेंटीमीटर, है ना? सेंटीमीटर में है 110 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा, 110 सेंटीमीटर। ये प्रश्न 7 हो गया। इसके बाद हम प्रश्न 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न 8 में क्या दे रखा है? प्रश्न 8 कह रहा है कि 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। तो यहीं पे बदल देते हैं, या फिर आइए यहीं पे 24/7 को हम लोग सीरियल्स अगर कर रहे हैं तो यहीं पे कर लेते हैं 24 के बटा 7। इसको दशमलव में बदलेंगे तो 7×3 = 21, बचा कितना? 3। तो दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 30 करेंगे, 7×4 = 28, फिर बचा 2, 20 हो गया। फिर 7×2 = 14, 6 हुआ, 60 हो गया। 7×6 = 42, 7×7 = 49, 7×8 = 56, 3.428। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी भाग दे देना है, 7 का भाग 24 में भाग दे दीजिए, तो दशमलव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। फिर प्रश्न 9 क्या कह रहा है? देखिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दिए हैं। प्रश्न 9 नंबर क्या कह रहा है? आइए दोस्तों, प्रश्न 9 देखते हैं। कह रहा है प्रश्न 9, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? तो भैया, किसी तल पर स्थित एक रेखा है, यानी कोई तल है। जैसे ये हो गया, कोई तल हो गया। ये किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु होंगे? ये रेखा है, इसमें कितने बिंदु होंगे? क्या आप बता सकते हैं? नहीं, काउंट नहीं किया जा सकता। तो इसमें अनंत बिंदु होंगे। कितने होंगे? अनंत बिंदु हो सकते हैं। आंसर जो होगा उसका अनंत होगा। कि यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि किसी तल पर स्थित रेखा में अनंत बिंदु हो सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न 10 नंबर। प्रश्न 10 क्या कह रहा है? कह रहा है प्रश्न 10, कौन सा अनुपात बड़ा है? कह रहा है कौन सा अनुपात बड़ा है? तो आइए इसको यहीं दिखा देते हैं। एक तो है 2/3 है, और दूसरा क्या है? 5/8 है। इसमें पूछ रहा है कौन सा अनुपात बड़ा है।
तो देखिए ऐसे सवाल को हमेशा आप क्या करिएगा कि पहले हर को बराबर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हर को बराबर करने की कोशिश करिएगा। तो देखिए सवाल क्या दे रखा है, 2/3, 2/3 व 5/8 के हर को बराबर करने पर, हर को बराबर करेंगे तो कैसे करेंगे, ये 2/3 है, ऐसा करते हैं इसमें ऊपर में भी अंश का गुण में 8 का गुणा कर देते हैं, नीचे भी 8 का गुणा कर देते हैं। फिर इस वाले में 5/8 है, अब क्या करते हैं इसमें 3 का गुणा कर देते हैं और इसमें भी हम क्या करते हैं 3 का गुणा करते हैं। देखिए जब अंश और हर में उसी संख्या से हम गुणा करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। अच्छा ऐसा क्यों किए, हम 8 का यहाँ पे गुणा क्यों कराएं, क्यों, क्योंकि यहाँ इसके हर में 8 है, इसलिए हम इनमें 8 का गुणा करा दिए। अब इसके हर में 3 है और इसको बराबर करना है तो इसका जो 3 है इसमें हम गुणा करा देंगे ऊपर नीचे। तो 8 दूनी क्या हो गया 16, 16 के बटा क्या हो गया 8 तरीके 24, और यहाँ क्या हो गया 5 तिहाई 15, 15 के बटा क्या हो गया 24 हो गया। अब आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि जब हर बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे, अंश वाला जो बड़ा होगा वही अनुपात हमारा बड़ा हो जाएगा। तो भाई ये 16 है, ये 15 है, ये 16 भाग में 24 भाग किया जा रहा है और ये 15 भाग में 24 भाग किया जा रहा है। यानी ये कोई 16 वस्तु है उसमें 24 भाग करना है और ये कोई 15 वस्तु है इसमें 24 भाग करना है, तो इसमें छोटा भाग हो जाएगा इसकी अपेक्षा। तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, बड़ा अनुपात, बड़ा अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 16 के बटा 24, यही आंसर हो जाएगा। आप भाग देख करके देख भी सकते हैं, 24 का भाग 16 में दे लीजिए और 24 का भाग 15 में देख लीजिए, आपको आसानी से चीजें पता चल जाएंगी। तो हो गया 16 के बटा 24, ये हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2/3 और 5/8 में कौन बड़ा है, तो 2/3 बड़ा है। तो बड़ा अनुपात 16/24 मत लिखिएगा, माफ करिएगा, यहाँ क्या लिखिएगा, ये आपको 16/24 पता चल गया ये बड़ा है, तो बड़ा अनुपात जो होगा वो कौन सा होगा, 2/3 हो जाएगा, 2:3 होगा। ठीक, ये आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं, क्या कह रहा है। प्रश्न 11, 11 नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 60 कप थे, टोटल कितने कप थे 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके। तो क्या करना है, बड़ी आसानी से आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज को। कुल कप कितना है 60 है और बिका हुआ कप कितना है 40 कप बिक गए, तो कितना परसेंट निकल गया, तो 60 का 40% 40 निकाल दीजिए, वो परसेंट में आ जाएगा। जैसे अगर आपको कह दिया जाए आप हाई स्कूल में, मान चलिए कि हाई स्कूल में कितना होता है 600 पूर्णांक होता है, आपसे कह दिया जाए कि 600 में से आप कितना पा गए हैं, आप 325 नंबर पा गए हैं, इसको परसेंट में चेंज करिए, तो आप क्या करेंगे, यही करेंगे ना, 325 के बटा 600 इंटू 100, वहां से आप परसेंट निकाल लेते हैं, यही करते हैं ना, 325/600 इंटू परसेंट निकालना है इसलिए 100 से गुणा करना होता है, यही आप करके परसेंट निकाल लेते हैं। तो सेम चीज तो ये भी है, यहाँ पे भी है वही चीज ना, कि दुकानदार के पास कुल 60 नंबर है, मान चलिए कि दुकान ये इसके पास 60 पूर्णांक है और 40 पाया हुआ है, तो 40 के बटा 60 इंटू 100 क्या हो जाएगा 11 नंबर, 40 के बटा 60 इंटू परसेंट चेंज करना है 100 से मल्टीप्लाई। इसको आप थोड़ा सा लिखना है, अगर एक नंबर पूछा है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्या, पहले आप लिख लीजिए इसको, ऐसे डायरेक्टली मत लगाइएगा, इसको लिख लीजिएगा कुल कप, लिखिएगा कुल कप, एक नंबर का प्रश्न है और अति लघु उत्तरीय है तो थोड़ा बहुत लिखना होगा। कुल कप बराबर 60 और बिका हुआ कप कितना है, बिका कप, बिका कप कितना है 40 कप। ठीक,
अब हमें निकालना है, परसेंट निकालना है। जब परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, 40 के बट्टा 60 इंटू 100। परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा करना होता है। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, दो दूनी 4 हो गया, दो तिहाई 6 हो गया। तो क्या बचा, 100 दूना 200, 200 के बटा कितना हो गया, 3। भाग देंगे तो 3 छंग 18, फिर बचा कितना, 20 हो गया, फिर 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, ऐसे ही जाता रहेगा, कटेगा नहीं पूरी तरीके से। तो आया कितना, 66.66%। यानी 60 कप का बिका हुआ जो कप है 40 है, वो 60 का 40 जो है ये 66.66% है। ठीक है। अगर 100 कप रहता, 40 कप बिक जाता, तो पूछता कितना परसेंट हो, तो सीधा सीधा 40% हो जाता है ना, क्योंकि परसेंट हमारा 100 पे ही चलता है। लेकिन यहाँ पे कुल 60 कप दिया हुआ है, इसलिए। चलिए अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यानी अब हम लोग पहुंच गए लघुत्तरी प्रश्न के पे। कहाँ पहुंच गए, लघुत्तरी प्रश्न। चलिए यहाँ डालिए लघु उत्तरी प्रश्न। आप पेपर में डालिएगा लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक। लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न में 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर क्या कह रहा है उसको देखिए। सवाल क्या कह रहा है 12 नंबर, 18 - 14 प्लस मझला कोष्टक 16 -18 - 5 छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक। सवाल यही दिया हुआ है 12 नंबर। 18 - 14 प्लस मझला कोष्टक 16 माइनस छोटा कोष्टक, फिर 18 दे रखा है, माइनस 5 दिया हुआ है। ये सवाल हम आपको बताए थे, और ये सवाल सीरीज में गलत दिया हुआ है, गलत तरीके से इन्होंने लगा रखा है। ठीक है। तो ये होगा क्या, जब हम लघु उत्तरी प्रश्न पढ़ाए थे तो पहला है, दूसरा दूसरा ही प्रश्न शायद था। 18 माइनस, अब ये बोर्ड मास का सवाल है, किसका, बोर्ड मास का सवाल है। तो बी फार ब्रैकेट, ब्रैकेट पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, और ब्रैकेट आपका 3 होता है। कौन कौन, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले इसको हल करते हैं, फिर इसको हल करते हैं, फिर इसको हल करते हैं। तो ये इसको ऐसे जाने देंगे 14, और प्लस क्या हो जाएगा, मझला कोष्टक भी लगा दीजिए 16, माइनस, अब इसको 18 में से 5 घटा दीजिए, 18 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13। 13 - 5 = 18, ये हो गया 13। ये हो गया। नहीं, ये सवाल सही था। एक और सवाल जो 2022 में शायद सवाल पूछा गया था, आ, हाँ वो सवाल गलत दिया हुआ है। इसमें तो सही दिया हुआ था, सीरीज में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 18 - 14 प्लस, अब माझला कोष्टक के अंदर को हल कर लीजिए, 16 में से 3 गया, 3 आ गया, 3। तो कितना हो जाएगा, 18 माइनस 14 और 3 17 हो गया। तो 18 में से जब 17 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक। 12 नंबर किया। ठीक है, ये बोर्ड मास का सवाल है, बहुत कुछ नहीं है इसमें, बस आपके कंसेप्ट सही होने चाहिए, सवाल आ जाएगा। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है उसको देख लीजिए। प्रश्न 13 ये कह रहा है, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। देखिए, अ, आप लोग कोण बनाना तो अवश्य सीख लीजिए। 60 अंश का, 120 अंश का, कौन कौन, या 60 पूछता है, 60 पूछता है, या 120 पूछता है, या 90 पूछ रहा है। ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 60, 120, 90। वैसे आप बनाना तो सारे कोड जान लीजिएगा, 45 भी बना लीजिएगा। 45 अंश कोड कैसे बनता है, अगर आप 90 अंश बनाते हैं तो 45 बन जाएगा।
बस 45 90 का आधा 45 होता है, अगर 60 बना लेते हैं तो 120 भी बन जाएगा। ठीक। तो ये सब कोणों को अवश्य आप पढ़ लीजिए, क्योंकि 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। और आई थिंक हम आपको 60 भी बता दिए हैं, 120 भी बता दिए हैं, और 90 भी बता दिए हैं। अगर 90 नहीं भी बताए होंगे तो फिर से ये बता दे रहे हैं कि 90 कैसे बनेगा। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 13 पे। 90 अंश का कोण, 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री कोण हमको बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, खींचेंगे, एक रेखा खींच लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक सरल रेखा खींच लेते हैं, और इसका नामकरण कर देते हैं क्या, ए और बी। जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे बनाना है आपको, और वही वही लिख देना है कि सर्वप्रथम हमने ये रेखा, एक रेखा खींचा जिसका नामकरण दिया ए बी, या एक रेखा ए बी खींचा। ए को बिंदु मान करके किसी भी नाप का, यानी कोई जरूरी नहीं है कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, कोई मतलब नहीं है, किसी भी नाप का हमने एक चाप लेकर के इसमें एक चाप लगा दिया, ऐसे इस तरीके से लगा दिया। अब इसका नाम रख दिया सी। ये जो चाप है वो रेखा AB को बिंदु सी पर काट रहा है, तो इसका नाम बिंदु सी रख दिया। उसी चाप से हमने क्या किया, एक यहाँ पे लगा दिया, फिर एक यहाँ पे लगा दिया, चाप उसी चाप से। अब इसका नाम रख दिया डी, और इसका नाम रख दिया हमने क्या, ई रख दिया। अब डी बिंदु से चाप वही रहेगा, चाप मत बदलिएगा, कुछ भी नहीं करना है, चाप वही रहने दीजिएगा। जो सेट कर देंगे उसी सेट से काटते हुए चले जाइएगा। अब यहाँ इसको बिंदु मानिएगा और ऊपर की तरफ काट दीजिएगा। फिर आ जाएगा ई पे उसी चाप से, इसको पॉइंट मानिएगा और इसको यहाँ से ऐसे काट दीजिएगा। ठीक है। क्या कर देंगे, इसको काट देंगे। तो जब यहाँ से मानेंगे तो ये इस तरीके से कुछ कट जाए, ओ, ये इस तरीके से कट जाएगा ऐसे। अब आप पटरी की सहायता से इसको यहाँ से क्या कर लीजिएगा, मिला दीजिएगा। ये हमने क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक। इसको मान लीजिएगा एफ है। यही आपका 90 डिग्री का कोण बन गया। कुछ नहीं करना था, 90 अंश आपका बन गया है। इसके पहले आपको 120 अंश का कोण बना बता दिया गया है, फिर आगे आएगा कोण तो वहां भी बता दिया जाएगा। कुछ भी नहीं करना था आपको, सर्वप्रथम एक रेखा ए बी खींचना था। ए बी पे हम बिंदु ए को केंद्र मान करके किसी भी नाप का चाप लेकर के एक हमने चाप खींचा, जो रेखा AB को बिंदु C पर काटता है। ये काट दिया, इसका नाम हमने बिंदु C रख दिया। अब उसी चाप से हमने एक चाप और लगाया ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो गया, D हो गया। फिर D से हमने वही चाप लगा दिया, E पे आ गया नामकरण करते हुए। अब ये E से भी चाप हमने काट दिया और D को बिंदु मान के ऊपर चाप काट दिया। अब इसी को हमने मिला दिया, 90 डिग्री का कोण बन गया। जिस तरीके से आप बनाएंगे उसी तरीके से उसकी रचना कर दीजिएगा, उसी तरीके से लिख दीजिएगा। केवल कोण मत बनाइएगा, इसके बाद लिखना होगा कि जो हमने बताया कि सर्वप्रथम ये भी खींचा। ठीक है। जैसे जैसे आप बनाएंगे उसी को अपनी भाषा में लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आराम से 2 नंबर मिल जाएंगे, एक भी मतलब आधे नंबर भी नहीं कटेंगे, कुछ भी नहीं कटेगा आपका। चलिए अगला प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, राम ने 300 रुपए में एक रेडियो खरीदा। कितने रुपए में, 300 रुपए में। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ। तो भैया क्या दिक्कत है सवाल में, बिल्कुल आसान सवाल है। कह रहा है 300 रुपए में एक रेडियो खरीदा। सपोज दैट राम जाता है एक दुकान पे और दुकानदार से एक रेडियो मांगता है। दुकानदार रेडियो सामने रखता है और उसमें मूल्य लिखा रहता है 300 रुपया। तो दुकानदार कहता है भैया ये 300 रुपया जो लिखा है, ये हम 300 रुपया नहीं लेंगे, हम 20% लाभ पे बेचेंगे इसको। तो राम ने क्या किया कि 300 रुपए का 20% निकाल करके 300 रुपए में जोड़ दिया और वही उसको पैसा दे दिया। जैसे देखिए, आइए बताते हैं आपको हम कैसे। प्रश्न 14 नंबर, राम ने 300 रुपए में एक रेडियो खरीदा। अच्छा, राम ने 300 रुपए में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। यानी राम जो है वो खरीदा कितने का, 300 रुपए का। कितने रुपए खरीदा, 300 रुपए का वो रेडियो खरीदता है। तो रेडियो की जो प्राइस मूल्य है, रेडियो का
प्राइस, रेडियो की प्राइस कितनी है? 300 रुपया। और कोई व्यक्ति उसके दुकान पे आता है, कोई व्यक्ति उसके दुकान पे आता है। अभी हमने थोड़ा सा गलत बता दिया था कि राम खुद बेच रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ समझिएगा कि रेडियो का प्राइस मूल्य 300 रुपया है। अब राम की दुकान पे कोई व्यक्ति आता है, राम उसको राम से रेडियो मांगता है, राम रेडियो दे देता है। कहता है कि इसमें 300 रुपया लिखा है, लेकिन हम प्रॉफिट पे बेचेंगे। इस पे प्रॉफिट पे बेचेंगे। कितने परसेंट पे? 20% पे हम इसको प्रॉफिट पे बेचेंगे। तो आप बताइए कितना उसको पैसा मिलेगा? तो अब वो लाभ जब निकालेगा, यहाँ से लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ बराबर कितना? 300 रुपए का 20% निकाल दीजिए, बटा 100%, हटाइए, नीचे 100 लगाइए, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, 60 रुपए आ गया। कितना आया लाभ? 60 रुपया। तो कितने को बेचेगा? तो बेचने की जो कीमत होगी, बेचने की कीमत बराबर कितना हो जाएगी? 300 और प्लस कितना रुपया? 60 रुपया। तो बराबर कितना आ गया? 360 रुपया आ गया। कितना आ गया? 360 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बेचने की जो कीमत होगी वो 360 रुपया होगी। ठीक है, यही होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? आइए प्रश्न 15 देख लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59, 109 को भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है? 1, 3 और 5 रहे। क्या मिले? 1, 3 और 5। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। आइए, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 में भाग देने पर क्या बचे? शेषफल क्रमशः क्या बच जाए? 1, 3 और 5। तो ऐसा सवाल जब पूछे और दूसरी चीज बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हमेशा उसका मसा निकाला जाता है। और जो शेषफल बच रहा है, प्रत्येक संख्या में पहले उसका घटा दीजिए। प्रत्येक संख्या में से वो घटा करके उसका हम मसा निकाल लेते हैं। तो 49 में से जब एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 48 आ जाएगा। फिर जब हम 59 में से कितना घटाएंगे? 59 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। 56 हो गया। फिर 109 में से कितना घटा देंगे? 109 में से हम घटा देंगे 5, तो आ जाएगा कितना? 104। अब इसी का आप मौसा निकाल दीजिए। किसका? 48 का, 56 का और 104 का। तो 12 चौके 48, यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8, 8 त्रिके 24, 24 तिया, सॉरी सॉरी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 16, 16 तिया 48 हो गया। 56। अब हम 56, 8 सत्ते 56 कर लेंगे, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8 इंटू 7। 104 क्या? 8, 13 अट्ठे 104 होता है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 13 में 13 अट्ठे 104। ठीक है। अब इसी का हम क्या निकाल देंगे? म स प। जब हम इसका म स प निकालेंगे तो एक ये 2 मिल रहा है, म स मतलब उभयनिष्ठ होता है। 2 इंटू, फिर ये वाला 2 भी उभयनिष्ठ है तो 2 हो गया। फिर इंटू ये वाला भी 2 उभयनिष्ठ है तो क्या हो गया? 2 हो गया। तो आया कितना? 8 हो गया। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो है, सॉरी, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 8 है। 8 में अगर हम 49 से भाग देंगे, 8 में अगर, सॉरी, 8 से अगर हम 49 में भाग देंगे तो आपको शेषफल 1 मिलेगा। फिर
8 से हम 59 में भाग देंगे, शेषफल आपको 3 मिलेगा। फिर 8 से जब हम 109 में भाग देंगे तो शेषफल आपको 5 मिलेगा। ये आप चेक कर सकते हैं भाग दे करके। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 8, यही एलसीएम। ठीक, ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न 16, प्रश्न 16 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5a² प्लस 4a-2 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर -2। ठीक है, तो दिया हुआ है 5a² प्लस 4a-2। 5a² प्लस 4a-2, और यदि बराबर दे रखा है, यदि a बराबर दे रखा है कितना, -2 दिया है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करना है, तो चलिए a का मान हम रख देते हैं। a बराबर क्या रख देते हैं? a बराबर -2 रखने पर, जब हम a बराबर -2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 -2, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 प्लस 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा, और -2 हो गया। तो 5 चौके 20, और प्लस माइनस से -8 -2, तो कितना हो गया? 20 -8 2 10, 20 में से 10 गया 10, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना? कितना हो गया? 10 आ गया। चलिए 17 नंबर प्रश्न। देखिए 17 नंबर प्रश्न यहीं पे कर देते हैं, क्योंकि पूछ रहा है, ये दिया हुआ है 17 नंबर। कराया नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये चित्र देख है, चित्र बना हुआ है, इसी चित्र के माध्यम से आपको आंसर दिया है, देना है। तो कह रहा 3, ये है 3, 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। तो त्रिज्या कौन कौन सी है? ये मान चलिए बिंदु ओ है, ये बिंदु है, तो त्रिज्या हमारी यही है ना, ओ ए। 3 त्रिज्याएं कौन कौन सी हैं? 3 त्रिज्याएं हो जाएंगी, ओ ए हो जाएगी, और क्या हो जाएगी? ओ सी हो जाएगी, और क्या हो जाएगी? ओ बी हो जाएगी। ये 3 त्रिज्या हो गई। अगला 3 जीवाओं के नाम लिखिए। अब जीवा, जीवा कौन सा होता है? वृत्त की किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर आपकी जीवा मिलती है। दो बिंदुओं को मिला दिया जाए, ठीक है, वो जीवा हो जाएगी। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाया जाए, दोनों सिरों को मिला दिया जाए। जैसे देखिए ए से बी मिला दिया, तो एक जीवा तो यही हो गई, ए बी हो गई। दूसरी कौन है? ए सी, सबसे बड़ा जीवा 82 होता है, तो ये ए सी भी जीवा कहलाएगी। उसके बाद बी सी, ये भी क्या है? जीवा है। बीओ नहीं होगा, क्योंकि बीओ त्रिज्या है। अब कह रहा है वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। तो वृत्त के जो व्यास हैं, व्यास बराबर कौन सा हो जाएगा? व्यास आपका ए सी हो जाएगा। कौन सा? ए सी, ये व्यास ए सी हो गया। ठीक, व्यास कौन सा हो गया? व्यास आपका ए सी हो गया। वृत्त का केंद्र बताइए, तो यहां लिखिएगा वृत्त का केंद्र बराबर क्या है? ओ है। यही तो केंद्र है, वृत्त का जो केंद्र है वो ओ है। ठीक है, ये 2 नंबर के प्रश्न थे, बहुत ही आसान थे, केवल आपको चित्र से उसके आंसर बता देने थे, बाकी चीजें आ जाती। ठीक, चलिए ये होंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 और लास्ट प्रश्न में। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, और पूछे जाते हैं, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। करा सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। पहले यहाँ क्लियर करिए बड़ी कौन है? सलमा अपनी बहन रेशमा से बड़ी कौन है? सलमा। ये क्या है? बड़ी है ना? सलमा बड़ी है, कई साल? 10 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पे मान लीजिएगा,
एक बार सवाल पढ़ लीजिए। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। जब सलमा बड़ी है तो हमेशा सलमा ही तो बड़ी रहेगी। 4 वर्ष पहले करेंगे तब भी सलमा ही बड़ी रहेगी ना। तो सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, हम मान लेते हैं क्या, माना माना रेशमा की वर्तमान आयु आयु बराबर कितना, यक्स वर्ष। वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, यक्स वर्ष मान लेते हैं। तो जब रेशमा मान लिए तो सलमा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, सलमा की वर्तमान आयु आयु बराबर कितना, सलमा से 10 वर्ष, सॉरी रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 10 हो जाएगी। ठीक, ये तो हमने मान लिया। अब 4 वर्ष पहले, अब प्रश्नानुसार आप लिखिए, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। तो मुझे बताइए, 4 वर्ष पहले अगर सलमा रही होगी, सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी है, तो हम पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि 4 वर्ष पहले सलमा की कितनी आयु रही और 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु कितनी रही। क्यों? क्योंकि अगर 4 वर्ष पीछे जाएंगे तो सलमा भी तो कम होगी और रेशमा भी तो कम होगी, दोनों कम हो जाएंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले सलमा की आयु, 4 वर्ष पहले सलमा की आयु कितनी है, वर्तमान आयु कितनी सलमा की, यक्स प्लस 10 थी। अब 4 वर्ष पहले का है तो -4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यक्स प्लस 6 आ जाएगा। ठीक, अब 4 वर्ष पहले हम किसकी निकाल लें, 4 वर्ष पहले किसकी निकाल लें, रेशमा की आयु। जब 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु कितना माने हैं, यक्स, यक्स माइनस 4 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, यक्स माइनस 4 रहेगा। अब कह रहा था क्या, अब सॉरी, अब क्या कह रही है, कह रहे 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। स्वाभाविक सी बात है, कौन 2 गुनी रहेगी, सलमा, क्योंकि सलमा बड़ी है। तो हम जब समीकरण को बराबर करते हैं तो सलमा की आयु 2 गुनी बड़ी है, तो हम सलमा की आयु में 2 का गुणा नहीं करते हैं, रेशमा की आयु में 2 का गुणा कर देते हैं अपोजिट में। या फिर आप सलमा में 2 का भाग दे दीजिए, तब तो बराबर होगा। या तो फिर सलमा की आयु में 2 गुना न करके हम रेशमा की आयु में 2 गुना कर देते हैं। तो क्या कर देंगे, अब हम यहाँ कर देंगे कितना, अब लिख लेंगे कितनी हो गई, यक्स प्लस 6 हो गई और यक्स माइनस 4 हो गई। और बराबर तब होगा, ये तो सलमा ऑलरेडी बड़ी ही है, 2 गुनी बड़ी कर रही, तो इसमें 2 गुनी नहीं, 2 गुनी इसमें कर दीजिए, 2 गुनी करने पर तो क्या हो जाएगा, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा यक्स प्लस 6 बराबर 2x माइनस 8। तो कितना हो जाएगा, यक्स की यक्स को एक तरफ कर दीजिए और अचर पद को एक तरफ, तो 6 इधर रहने दीजिए, 8 इधर ला देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और बराबर ये 2x और ये माइनस यक्स चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2x में से एक एक्स गया, यक्स बचेगा, यक्स बराबर कितना हो गया, 8 6 14। यानी ये किसकी उम्र आ गई, यक्स किसको माने हैं, रेशमा, रेशमा की उम्र आ गई कितनी, रेशमा की वर्तमान आयु बराबर कितना, 14 वर्ष, 14 वर्ष हो गई। तो सलमा निकाल दीजिए, सलमा की वर्तमान आयु, सलमा की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस 14 है ना। तो यक्स का मान कितना आया है, सॉरी यक्स प्लस 14 नहीं है, यक्स प्लस 10 है। देखिए, माना क्या गया है, यक्स प्लस 10 माना गया है, सलमा की क्या माना गया, यक्स प्लस 10। तो यक्स प्लस 10 हो गया।
अब यक्स का मान कितना है 14, 14 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि सलमा की, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे रेशमा, रेशमा की वर्तमान आयु कितनी हो गई, वर्तमान आयु बराबर 14 वर्ष, और सलमा की वर्तमान आयु कितनी हो गई, सलमा की वर्तमान आयु 14 10 24 हो गई। ठीक है, यही आपका आंसर। ठीक, तो ये आपके 18 प्रश्न करा दिए गए हैं 2000, कौन से 2019 के प्रश्न पत्र के, 2019 प्रश्न पत्र के 18 प्रश्न करा दिए गए हैं। अगर इसमें कोई चीज ना समझ आया हो तो आप प्लीज कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, हाँ सर ये प्रॉब्लम हो रही है, उसको अवश्य देखा जाएगा। ठीक, और अगर पिछला वीडियो नहीं देख पाए होंगे, एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं कि अगर आप पिछला यानी 2017 का अगर नहीं देख पाए होंगे तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ का सीरीज का जो प्लेलिस्ट है, आप उसी में जाकर के देखेंगे तो ये चीज मिल जाएगी। इसको भी प्लेलिस्ट में, उसी प्लेलिस्ट में रखा जाएगा, वहां से आप इसको भी देख सकते हैं। तो 2017 और 2019 जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र रहेंगे मैथ के, यानी उस सब्जेक्ट के, उसके सीरीज वाले प्लेलिस्ट में रहेगा, आप वहां से देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ठीक है, तो फिर आप पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज आप कमेंट अवश्य कर दिया करिए, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं, जो आपकी लाइक होती है, वही हमारे लिए फीडबैक का काम करती है और बेहतर कार्य करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन जब आप लोग ना कमेंट करेंगे ना लाइक करेंगे, ठीक है, तो वही चीज होगा कि मतलब जीवित रहने का प्रमाण देना चाहिए कि हाँ, हम अगर देख रहे हैं आपका वीडियो, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना एक प्रमाण दे दीजिए, कमेंट कर दीजिए सर अच्छा है, या जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट अवश्य कर दीजिए। ठीक है, और लाइक कर दिया करिए। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्जाम आपका धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। एकदम लग जाइए, जी जान से लग जाइए, और आप मैथ में 25 में 25 नंबर ला के मुझे दिखा दीजिएगा। बड़ी खुशी होगी मुझे कि हमारे बच्चे 25 में 25 नंबर ला दिए, और अगर आप पढ़ेंगे तो अवश्य ही ये ला देंगे, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।